आज हम कक्षा 10 की यानी क्लास 10 की कृतिका के चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें माता का अंचल जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखित है उसका पाठ करेंगे। तो शिव पूजन सहाय ने जो यह लिखा है कि माता का अंचल, यह इसमें क्या है, अगर आप ध्यान देंगे इस लेखन को पढ़ेंगे तो इसमें पूरी जगह जो है पिता के गुणगान गाए हुए हैं। पिता के साथ खेलना, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, पूजा करना, हर चीज़ में पिता का ही नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन आखिर इस अध्याय का नाम माता का अंचल क्यों पड़ा, तो देखते हैं। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको यह समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं इसको पढ़ूंगी तो नहीं, और मैंने यह जो माता का अंचल यहाँ पे दिया हुआ है शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखित, इसको आप पढ़िएगा। इसका मैं सार बता देती हूँ, यानी संक्षिप्त रूप में इसमें क्या कहा गया है ये मैं बता देती हूँ। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया है। इस पाठ में उन्होंने अपने माता पिता, स्नेह और संगी साथियों के साथ खेले गए खेलों का वर्णन किया है, अपने बचपन का वर्णन किया है। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, पर उनके पिता उन्हें क्या बुलाते थे, भोलानाथ कहकर बुलाते थे। और वे अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, वे अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कह के बुलाते थे। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो शुरू से ही पिता के बारे में बात हो रही है, क्योंकि माता से उनका लगाव सिर्फ इतना ही था कि वे दूध पीना होता था, खाना होता था या जो भी होता था तो उसमें वह माता के पास जाया करते थे। बाकी सुबह से लेकर शाम तक वो पूरे जो उनकी दिनचर्या निकलती थी वो पिता के ही आसपास इर्द गिर्द निकलती थी। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। लेखक के पिता सुबह जल्दी उठ जाते थे और पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक भी अपने पिता के साथ सोते थे, इसलिए वो भी सुबह जल्दी उठ जाते थे और अपने पिता के साथ ही उठकर वे भी नहा वहा के पूजा करने बैठ जाते थे। बैठ क्या जाते थे, छोटे थे तो उनके पिता उनको नहलाते थे और वही उनको अपने साथ बैठा लेते थे पूजा के लिए। उनके पिता उनके माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाते थे, तो लेखक को बहुत खुशी होती थी। लेखक अपने बड़े बालों वाला जूड़ा और तिलक शीशे में देखकर बहुत ही खुश होते थे, और उनके पिता उन्हें देखकर मुस्कुराते थे, और उसे देखकर कि पिता मुस्कुरा रहे हैं यह देखकर लेखक शर्मा जाते थे। यहाँ पे पूजा के बाद लेखक के पिताजी लेखक को कंधे पर बिठाकर गंगा के किनारे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए चले जाते थे। इन गोलियों में वे राम नाम की पर्ची को लपेटे रहते थे। वापस आते समय लेखक को पेड़ों पर झूला झुलाते थे। लेखक के पिता कभी लेखक के साथ कुश्ती खेलते तो लेखक से हार जाने का नाटक भी करते थे। उन्हें यह दिखाते थे कि वो क्या हो गए हैं, हार गए हैं। घर आकर लेखक उनके साथ ही खाना खाते थे, और और उनकी माता उनको खाना वो जब बड़े स्नेह के साथ, उनके पिता जब बड़े स्नेह के साथ छोटे छोटे कवर यानी छोटे छोटे बाइट्स खिलाते थे, तो उनकी माता उनको खाना खिलाने पहुंचती थी और कहती थी कि ऐसे नहीं खिलाते हैं, बड़े बड़े कवर खिलाते हैं बच्चों को, नहीं तो वो थोड़ा सा खाकर यही सोचेंगे कि उनका पेट भर गया है। तो वे तरह तरह के पक्षियों के नाम लिख के रख कर और उन कवर को यानी कि उन बाइट्स को वो खिलाया करती थी, और इससे वे जल्दी जल्दी खा लिया करते थे। कैसे खा लेते थे, क्योंकि वे कहती थी कि ये जो है, मान लीजिए किसी पक्षी का नाम लिया कि ये तोता है, ये मैना है, ये पक्षी है, ये उड़ जाएंगे, जल्दी से इन्हें खा लो। तो ये चीज़ सुनते ही वे फटाफट उसको खा लिया करते थे, उसको उड़ने ही नहीं देते थे। खाना खाकर वे खेलने जाते थे। कभी कभी उनकी माँ उन्हें झटपट पकड़ लेती थी और लेखक के रोने के बाद भी उनके बालों में तेल लगाकर कंघी कर देती थी और चोटी करती थी, और चोटी करने के बाद उनको कुर्ता पहनाकर एक टोपी पहना देती थी, और नज़र न लगे इसके लिए वे काजल की बिंदी भी लगा देती थी।
फिर लेखक अपने पिता के साथ बाहर चले जाते और अपने मित्रों को देखकर रोना भूल जाते थे और खेलने लगते थे। वे अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलते थे। तभी मिठाई का खेल कभी वे मिठाई का खेल खेला करते थे, नकली किसान हल आदि का खेल खेला करते थे, नकली फसल बेचा करते थे, कभी घरौंदे बनाकर खेल खेला करते थे। तो बच्चे भोजन करने बैठते तो उनके पिता भी लेकिन साथ साथ लगे ही रहते थे। वे देखते थे कि उन बच्चे जो है अब घरौंदे के खेल खेलते खेलते अब भोजन करने जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ लाइन में बैठ जाते थे और बच्चे हंसकर भाग जाते थे। पिताजी पूछते कि अब कब भोजन मिलेगा भोलेनाथ। भोलेनाथ है ना, किसको बोला था उन्होंने? लेखक को। कभी शादी ब्याह का खेल खेला जाता तो चूहेदानी को पालकी बना लिया जाता था। लेखक और उनके साथी इतने मज़े से खेल खेला करते थे कि जो राही जन होते थे, यानी राह में आने जाने वाले जो लोग होते थे, वे भी रुककर उनका खेल देखा करते थे। आम में फल लग जाते थे तो आंधी भी आती थी। आंधी रुकने के बाद वे क्या करते थे? वे लोग भाग कर जाते थे और गिरे हुए आमों में अच्छे आमों को एकत्रित करके उन्हें खाते थे। एक बार आंधी के बाद मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। जब बारिश रुकी तो सब घर की तरफ लौटने लगे और घर लौटते समय उनका एक साथी जिसका नाम था बैजू ने मूसन तिवारी नामक एक बूढ़े को चिढ़ाने लगा। तो सारे बच्चे उसी में स्वर मिलाने लगे। बस फिर क्या था, तिवारी जी को गुस्सा आया और उन्होंने उनकी शिकायत उनके मास्टर साहब से की। मास्टर साहब मतलब अध्यापक यानी टीचर। इस पर मास्टर जी ने लेखक को घर से बुलवा लिया और लेखक की खूब खबर ली, यानी खूब डांट लगाई। फिर लेखक खूब रोए। तब उनके पिताजी लेखक को लेकर घर आने लगे, पर रास्ते में फिर लेखक के दोस्त मिल जाते हैं और वे फिर रोना धोना भूल जाते हैं और खेलने लगते हैं। लेखक के साथी मक्के के खेत में घुस जाते हैं और चिड़िया पकड़ने लगते हैं, पर चिड़िया हाथ नहीं आती थी। लेखक एक टीले पर जाकर चूहों के बिल पर पानी फेंकने लगते हैं। जो बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, जो चूहों के बने हुए बिल रहते हैं उसमें वो पानी डालने लगते हैं, जिससे कि चूहे निकलकर बाहर भागे और उन्हें वे दौड़ा कर पकड़े। फिर क्या था, नीचे से ऊपर पानी डालना था। अचानक से एक बिल से सांप निकल गया। सब डरकर भाग गए। वे इतना डर गए थे कि भागते समय किसी का सर फूट रहा था तो किसी के दांत। वे इतना डर गए थे कि अब उनमें से किसी को भी कोई सुध नहीं थी कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, कैसे भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। वे बेतहाशा भाग रहे थे। तो उसमें से कहीं कोई गिर रहा था, कहीं किसी को चोट लग रही थी, किसी का सर फूट रहा था, किसी के दांत टूट रहे थे, किसी के पैरों में कांटे भी चुभ रहे थे। लेकिन वे इसकी परवाह किए बिना सिर्फ भाग रहे थे। लेखक भी जब इस हालत में घर पहुंचा तो सामने ही उनके पिताजी बैठे थे। देखिए यहाँ पर सुबह से शाम तक का कार्य उनका पिताजी के साथ ही निकलता है, चाहे उनके कंधे पर बैठना हो, गोदी में झूलना हो, आम की डालियों पर झूलना हो, दोस्तों के पास जाना हो, डांट खाने के बाद बचना हो। उनकी हर चीज़ों में पिताजी आ रहे थे। पर यहाँ क्या होता है, वे जब बेतहाशा घर भाग रहे थे डर के मारे, तो उनके पिताजी सामने ही बैठे थे और पिताजी बार बार लेखक को बुला रहे थे कि क्या हुआ। लेकिन वे जाकर माता की गोद में बैठ गए और उनके आंचल में छुप गए। डरे हुए लेखक को देखकर लेखक की माँ भी रोने लग गई। माँ बार बार लेखक के धूल को जो उनके शरीर पर धूल लगा हुआ था उनको अपने आंचल से यानी दुपट्टे से पोंछ रही है, साफ़ कर रही है और उनको प्यार भी कर रही है, क्योंकि वे बहुत डरे हुए हैं, उनके होंठ काँप रहे हैं और वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे। केवल वे क्या बोल रहे थे, स स स करके
वो बताना चाहते कि वहाँ सांप निकल गया। लेखक की माँ बार बार लेखक को गले लगा रही थी और बार बार उसे प्यार कर रही थी। लेखक कांपते जा रहा था। इसी समय लेखक के बाबूजी लेखक को अपनी गोद में लेने लगे, पर लेखक अपनी माता के अंचल में ही छुपा हुआ था और वो वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। इसलिए वह अपनी पिता के बार बार बुलाने पर भी वह नहीं जा रहे थे। माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लग रही थी। यहाँ पर यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से सुबह से शाम तक का समय पिता के साथ निकलने के बाद भी जब उन पर संकट आता है तो उन्हें माँ ही याद आती है। इसीलिए इस रचना का नाम शिव पूजन सहाय जी ने माता का अंचल लिखा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि शिव पूजन सहाय जी अपने ही बचपन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वे अपने बचपन में किस तरह से रहते थे, क्या करते थे, क्या किया था उन्होंने। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा सुनकर और पढ़ने का मन भी करेगा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको ज़रूर पढ़िए।